हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यह सीरीज चल रहा है झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी का है और इससे पिछली वीडियो पे मैंने फ्रेंड्स पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो को कवर करा चुका हूं। और ये जो फ्रेंड्स क्लास हो रहा है पूरा विस्तार पूर्वक हो रहा है, यानी संपूर्ण व्याख्या सहित जो है क्लास को कवर करते हैं, ताकि आपके सवाल से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यानी सवाल से संबंधित जितने भी पॉइंट्स रहते हैं वो सारे वीडियो पर कवर होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज का जो हमारा क्लास है यह 32वां प्रश्न से प्रारंभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 32वां सवाल है कि प्रति नदी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रति नदी की तो इस पर जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रति नदी में रूपक अलंकार है। तो फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि अलंकार क्या है या अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार जो है फ्रेंड्स, अलंकार शब्द आलम धातु से बना है। अलंकार शब्द जो है किससे बना है? आलम धातु से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ है? तो आभूषण। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य जो है अलंकारों से काव्य की, उसी प्रकार जो है अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य दंडी के शब्दों में काव्य शोभा कारण धर्मन अलंकरण प्रचक्षते, ये जो है ये दंडी के अनुसार जो है ये आपका किया गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाली जो है वह अलंकार होते हैं। किसके अनुसार? तो आचार्य दंडी के शब्दों में है, जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक है। तो सवाल फ्रेंड्स एग्जाम पर यह भी सवाल आ सकता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य दंडी है। और इन्हीं के शब्दों पर जो ये कथन है कि काव्य शोभा कारण धर्मन अलंकरण प्रचक्षते। अगला पॉइंट है हमारा कि काव्य के शोभा कारक धर्म या गुण अलंकार कहलाते हैं। काव्य के शोभा कारक धर्म या गुण अलंकार कहलाते हैं। हिंदी के कवि केशवदास एक अलंकारवादी कवि हैं। कवि केशवदास जो है अलंकारवादी कवि हैं। अगर आपसे पूछे कि अलंकारवादी कवि कौन है तो आचार्य केशवदास हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, यानी अलंकार जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला अलंकार है हमारा शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और तीसरा है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। तो शब्द अलंकार उसे कहते हैं जो शब्द पर आश्रित अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार जो है शब्द पर आश्रित अलंकार होते हैं और अर्थ अलंकार अर्थ पर आश्रित अलंकार होते हैं। आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार आधुनिक काल में जो है पाश्चात्य साहित्य से आए अलंकार को जो है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। यानी फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तुलसीदास के माता का नाम क्या था? हुलसी, इरावती, तुलसी या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, बात करें अगर तुलसीदास की तो तुलसीदास के माता का नाम जो है हुलसी देवी था। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? हुलसी देवी था। तुलसीदास का जो जन्म हुआ है 1532 ईस्वी पर हुआ है और निधन जो है 1623 ईस्वी पर हुआ है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1532 ईस्वी में और इनका निधन जो है 1623 ईस्वी पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, या मुरलीधर की अधारन धरी अधरा न धरोंगी में अलंकार है। या मुरलीधर, यहाँ पर धर होता, तो या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी में अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। फ्रेंड्स, 3 अलंकार के जो कई सारे भाग होते हैं तो उसी पर जो है एक है उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी अलंकार के प्रकार हैं। आगे के वीडियो पर जो फ्रेंड्स विश्लेषण से जानेंगे। तो उपमेय या उपमान की संभावना किस पर रहती है या उपमा अलंकार किसे कहते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हुआ है तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमेय में उपमान की अगर संभावना दिखाई दे और इसके बदले बोधक शब्द जैसे कि मानो, मनु, जानो, जनहु, इसके बाद उदाहरण है हमारा मुख मानो चंद्र का है, ये जो बोधक शब्द हैं ये आपके जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएंगे। उपमेय में उपमान की संभावना रहेंगे। फ्रेंड्स, जबकि आपका उपमा अलंकार भी एक होता है जो डायरेक्ट जो है उपमा ले लिया जाता है कि मुख चंद्र, सिर्फ क्या कहेंगे उसमें मुख चंद्र कह सकते हैं कि मुख चंद्र, मुख कैसा है? चंद्र के जैसा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि मुख मानो चंद्र का बोधक है, यानी मुख मानो चंद्र है। इस तरह के उपमेय पर जो है उपमान की संभावना आपके जो है उत्प्रेक्षा अलंकार पर रहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? उर्वशी, कामायनी, साकेत या शिवराज भूषण? तो बात करें फ्रेंड्स अगर भूषण की तो भूषण की जो रचना है शिवराज भूषण है। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। उर्वशी और कामायनी ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट सवाल है,
फ्रेंड्स कवि भूषण, तो बात करें अगर कवि भूषण का जो जन्म हुआ है 1613 ईस्वी पर हुआ है और निधन 1715 ईस्वी पर हुआ है। फ्रेंड्स सारे कवियों को जो है जन्म और निधन मैं आपको एक साथ में बताते चलूँगा ताकि आपको जो है एक ही वीडियो पर जो है अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम पर सीधे तौर पर यह भी पूछा जा सकता है कि भूषण का जन्म कब हुआ है, या पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो जनवरी पर जीएस सीजीएल पेपर 2 हिंदी का एग्जाम हुआ है तो उस पर एक सवाल जो है आपका कवि का जन्म और निधन से भी संबंधित है। तो कवि भूषण का जन्म हुआ 1613 ईस्वी पर और निधन जो हुआ है 1715 ईस्वी पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल है विद्यापति हिंदी साहित्य के किस कालखंड के कवि हैं? तो विद्यापति जो है वह आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। बात करें अगर विद्यापति की, तो विद्यापति का जन्म जो हुआ है 1352 ईस्वी पर हुआ है और निधन 1448 ईस्वी पर हुआ है। 1532 में जन्म हो गया विद्यापति का और निधन हो गया 1448। नेक्स्ट सवाल है कबीर की कृतियाँ रामायणी में किस प्रकार का पद है? ये जो कबीर के जो रचना है 3 है उसके रचना, कबीर की प्रमुख रचनाएं साखी, शबद और रामायणी। तो रामायणी जो है यह किस प्रकार का पद है? तो ये जो गीत है, रामायणी जो है गीत है। कबीरदास का जन्म हुआ है 1398 ईस्वी पर और निधन 1448 ईस्वी पर हुआ है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो रचना यह सूरदास की है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी सूरसागर, ये जो है सूरसारावली ये सूरदास के रचनाकार इनके सूरदास यानी सूरदास द्वारा रचित है। सूरदास का जन्म जो हुआ है 1478 ईस्वी पर हुआ है और निधन जो है 1583 ईस्वी पर हुआ है। सूरदास का जन्म स्थान जो है रुनकता दिल्ली पर हुआ है। सूरदास का जन्म रुनकता दिल्ली पर कब हुआ है? 1478 ईस्वी पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा इनमें से कौन सा लिखा गया कृति तुलसीदास के द्वारा है? दोहावली, पार्वती मंगल, बरवई रामन या से ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी दोहावली के रचनाकार तुलसीदास हैं, पार्वती मंगल के रचनाकार तुलसीदास और बरवई रामायण के रचनाकार जो है तुलसीदास हैं। अगला सवाल है भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदत्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, किसका कथन है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। यह किसका कथन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी में किस वर्ण का अनुप्रास हुआ है? तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका र का अनुप्रास हुआ, यानी अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक ही वर्ण का जो है बार बार प्रयोग अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊंचे घोर, यहाँ पर र, फिर मंदिर, अंदर, यहाँ पर भी र, तो ये र की जो पुनरावृत्ति बहुत बार हुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अनुप्रास अलंकार। तो इसमें किस वर्ण का अनुप्रास हुआ है? तो र का हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा दीर्घ दाग का अर्थ बताओ। दीर्घ दाग का क्या अर्थ हो जाएगा? तो भयंकर गर्मी। दीर्घ दाग का जो अर्थ हो जाएंगे भयंकर गर्मी हो जाएंगे। और ये जो फ्रेंड्स हमारे साहित्य से संबंधित यानी जो कवियों से जो साहित्य के रचनाकार हैं उनसे संबंधित यहाँ पर एक वर्ड लिया गया आपका, जो आपके सिलेबस पर ही आधारित है। तो भयंकर गर्मी अर्थ हो जाएंगे, दीर्घ दाग का अर्थ हो जाएंगे भयंकर गर्मी। नेक्स्ट सवाल है ब्रज की लता पता मोही की जाए किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है कि ब्रज की लता पता मोही की जाए, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। बात करें फ्रेंड्स अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है 1850 ईस्वी में और निधन 1885 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल है भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो भारतेंदु का जन्म जो हुआ है आपका 1850 ईस्वी पर और 1885 ईस्वी पर जो है इसका निधन हो गया है वाराणसी पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख रचनाएं की बात करें जो फ्रेंड्स एग्जाम पर अक्सर पूछे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख रचनाएं हैं। मौलिक नाटक की बात करें तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी एक प्रहसन है। इसके बाद है सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, विषय विषमौषधम 1876 ईस्वी और भारत दुर्दशा है 1880 ईस्वी। नील देवी है 1881 ईस्वी और अंधेर नगरी भी है 1881 ईस्वी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाटक है यानी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स की साकेत की रचना द्वारा किसके चरित्र पर लगे लांछन को धोने का प्रयास किया गया है? तो कैकेयी। साकेत जो रचना किए हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा, तो उन्होंने जो कैकेयी पर जो उनके कैकेयी के चरित्र पर जो लांछन लगा है इसको धोने का प्रयास किया गया है साकेत रचना पर। तो फ्रेंड्स बात करें अगर साकेत की, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। इसका प्रथम प्रकाशन 1961 और इसके लिए यानी साकेत रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त को उन्हें 1932 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ था। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। साकेत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है और इनका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1931 ईस्वी में हुआ है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है काबा और करबला
किसकी रचना है? तो यह जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की है। काबा और करबला के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त के हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर सिर्फ यहाँ पर करबला रहता तो करबला के लेखक कौन हो जाएंगे? तो करबला के लेखक हो जाएंगे हमारे प्रेमचंद। करबला के लेखक प्रेमचंद जी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काबा और करबला बोला है तो इनके रचनाकार हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो है आज का इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमारा जो फ्रेंड्स यह पार्ट 3 वीडियो होगा, क्योंकि इससे पिछले वीडियो पर फ्रेंड्स मैं जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पर हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हमारा यह 100 MCQ टेस्ट का सीरीज चल रहा है। तो ये हम पार्ट 3 पर हमारा आपका जो है 46 प्रश्न तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके जो बचे हुए सवाल हैं उसको लेकर अगले वीडियो पर हाजिर होता है। अगर आपको आज के वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।